हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले हमने पढ़ा था डीएनए पुनर्योजन और आज हम पढ़ेंगे पुनर्योगज। दोनों शब्दों में अंतर है, पुनर्योजन और पुनर्योगज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्योंकि इससे संबंध में क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। तो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से होता है, आइए हम इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए के अर्थात बोलता है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको संवाहक और प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में आपको समझा चुका हूं, वाहक के बारे में समझा चुका हूं। तो उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर अर्थात संवाहक जो होते हैं और उनके जो औजार या साधन जो होते हैं, हमने इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो वेक्टर, वाहक और साधन डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम, इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम के साथ अलग अलग अभिकृत कराए जाते हैं। जब प्रतिबंधन एंजाइम का काम हमने यहां पर, प्रतिबंधन एंजाइम जब इस क्रिया में भाग लेता है तब उस समय ये वेक्टर और साधन दोनों एक ही डीएनए के एक ही प्रतिबंधन एंजाइम के साथ अलग अलग अभिकृत कराए जाते हैं और यह चिपचिपे परिपूरक छोरों को उत्पन्न करता है। कौन? डीएनए का जब निर्माण होता है तो जब दोनों डीएनए यात्री व साधन अर्थात वाहक, वेक्टर और साधन डीएनएस और डीएनए लाइगेज की मदद से, इसके बारे में भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं लाइगेज एंजाइम के बारे में। तो लाइगेज एंजाइम की मदद से एक साथ ये चिपचिपे पदार्थ जो परिपूरक छोर रहते हैं, इन डीएनए को एक साथ जोड़ा जाता है और इस प्रकार जब जोड़ करके जो नया डीएनए का निर्माण होता है उसको हम रिकॉम्बिनेट डीएनए हमको प्राप्त होता है, पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होता है। किसके द्वारा? वो यात्री और साधन अर्थात वेक्टर और साधन के द्वारा, मटेरियल के द्वारा हमको जो डीएनए लाइगेज की मदद से हम इनको जब एक साथ जोड़ते हैं तो हमको कैसा डीएनए प्राप्त होता है? पुनर्योगज डीएनए हमको प्राप्त होता है। तो जब पुनर्योगज डीएनए को हम किसी कोशिका में प्रवेश कराते हैं तब उस कंडीशन की हम बात करते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए को जब हम किसी पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराते हैं तो प्रवेश कराने की जो विधि है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बताया है। तो प्रत्यक्ष वाहक विहीन विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां, दो प्रकार की विधियां हैं जिसमें पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। तो जब इनडायरेक्ट विधियों में ऐच्छिक जीन, इससे पहले हमने पढ़ चुका है, जब हमने किसी कोशिका में जाकर के जीन को प्रवेश कराते हैं तो उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि उनमें द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, वृद्धि करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहां पर आती है। इनडायरेक्ट टेक्निक्स में ऐच्छिक जीन, ऐच्छिक मतलब जिसको आप चाह रहे हैं उस जीन को जब प्लाज्मिड वाहक से बांधा जाता है तो प्लाज्मिड युक्त जीवाणु कोशिकाएं जैसे कि स्टीरिया कोलाई, उनको ये सक्षम बनाती है। कौन? ऐच्छिक जीन। आप पुनर्योगज डीएनए एवं एम्प्लीशन प्रतिरोधी जीन रखने वाले जो प्लाज्मिड को जब बोलता है, जब उस माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तब एम्पीसिलिन युक्त संवर्धन माध्यम में वह वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है और बिना रूपांतरित कोशिकाओं की यह वृद्धि नहीं कर सकती। अर्थात जिस कोशिका में प्रवेश करता है वहां पर कुछ न कुछ चेंजेस या अपना आकार में परिवर्तन करता है और रूपांतरित होती है और नए प्रकार से वृद्धि करती है। तो ये हो गया हमारा पुनर्योगज डीएनए। और पुनर्योगज डीएनए की कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि है थर्मस एम्बेरिकस। यह एक जीवाणु होता है। कौन? थर्मस एम्बिकस। थर्मस शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर वाला जीवाणु। तो बोलता है यह एक ऐसा जीवाणु है जो अत्यधिक ऊंचे टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, गर्म पानी के स्रोतों पर यह पर अनुकूलित होता है। कौन? थर्मस एम्बेरिकस जीवाणु। इसमें पाई जाने वाली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अधिक तापक्रम पर कार्य करने में दक्ष होता है और जब ये बहुत हाई टेम्परेचर पर यह पॉलीमरेज एंजाइम जब काम करता है तो इसे टैग पॉलीमरेज कहा जाता है। टैग पॉलीमरेज कहते हैं और इसका उपयोग अलग अलग विधियों में इसका किया जाता है। तो इन विधियों की जब हमने बात की है
विधियों के बारे में हम बाद में बात करते हैं, उससे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। ये देखिए एक बैक्टीरिया है और ये प्लाज्मिड्स है। जब ये दोनों बैक्टीरिया और प्लाज्मिड्स, ये बैक्टीरियम और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स और प्लाज्मिड्स को, इसमें हम क्या करते हैं, ऐच्छिक जीन की हमने जो बात की थी, मान लीजिए डीएनए कंटेनिंग जीन्स ऑफ द इंसर्ट, यह एक जीन है जिसको हमको इंसर्ट कराना है। जब इस कोशिका में, प्लाज्मिड्स में, जब इस जीन इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, जब इंसर्ट कराया जाता है तो इंसर्ट कराने के पश्चात वहां जाके रूपांतरित होता है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम, नए प्रकार का पुनर्योगज जीवाणु का निर्माण होता है और वह कोशिका दो रूपों में अलग अलग डिवाइड होती है। फर्स्ट, गोल में बी टू द मैक्स कॉपीज ऑफ द जीन, सेम वैसी ही कॉपी यहां पर निर्माण होती है। और दूसरा, सेल विद द जीन ऑफ द इंसर्ट आर, यहां पर सेल में प्रोटीन प्रोडक्टों का निर्माण होता है। तो यहां पर दो प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं का यहां पर हमको चित्र देखने को प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, कॉपी ऑफ जीन्स, जीन्स की कॉपियां हैं। और यहां पर जो दूसरा प्रकार का एक हमको चित्र प्राप्त होता है, इसमें ये प्लाज्मिड्स भी दिखाई दे रहे हैं, आरएनए भी दिखाई दे रहा है और बीच में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इन विधियों के माध्यम से हम नए प्रकार का पुनर्योगज डीएनए भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं विधियों की, तो इसमें 4 विधियों का हम महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं। पहली विधि है रासायनिक विधि, दूसरी विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन, और तीसरी विधि है माइक्रो इंजेक्शन, और चौथी विधि है जीन गन विधि। ये 4 विधियों के माध्यम से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो रासायनिक विधियों के अंतर्गत इस विधि में क्या किया जाता है, रासायनिक विधि में तो जो कोशिका भित्ति रहित है, या कोशिका मतलब उसके ऊपर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका या प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट और हम लोग क्या बात करते हैं, साइटोप्लाज्म, और यहां पर बात कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट की। तो जब प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मिड डीएनए, रासायनिक विधि के बारे में बता रहा हूं, रासायनिक विधि में प्लाज्मिड डीएनए को जो कि वांछित जीन धारण किए हुए होता है, उसको मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में पॉलीइरीथीन ग्लाइकॉल, पीईजी, पॉलीइरीथीन ग्लाइकॉल के विलयन में रख करके उसको प्रवेशित हम करा सकते हैं। तो भी वहां पर जब इंसर्ट कराएंगे तो नया डीएनए, पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होगा। दूसरी विधि बोलता है इलेक्ट्रोपोरेशन, प्रोटोप्लास्ट में पुनर्योगज डीएनए को विद्युत पल्सर, इलेक्ट्रिक पल्सर अर्थात विद्युत करंट के द्वारा क्या करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में महीन छिद्र कर दिया जाता है और फिर उसे इंसर्ट जीन उसके अंदर इंसर्ट कराया जा सकता है और नए प्रकार का पुनर्योगज डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी विधि है माइक्रो इंजेक्शन, इसमें पुनर्योगज डीएनए को ग्लास माइक्रो इंजेक्शन अर्थात सुई के द्वारा पौधे या जंतुओं के केंद्रक में प्रविष्ट करा करके नए प्रकार का पुनर्योगज डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा प्रकार है गन विधि में टंगस्टन, गन विधि में टंगस्टन या सोने के कण को जीन से स्तरित कर दिया जाता है, लेयर बना दिया जाता है और कोशिकाओं पे लगातार बमबारी की जाती है और इसमें से कोशिकाओं के अंदर वह जीन पहुंच जाता है और नए प्रकार का डीएनए पुनर्योगज का निर्माण हो जाता है। तो इस विधियों के 4 विधियों के माध्यम से नए प्रकार का पुनर्योगज डीएनए का हम निर्माण कर सकते हैं। ये 4 विधियां हैं जो इस टेक्निक में भाग लेती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किन किन विधियों से हम कर सकते हैं और कैसे किया जाता है, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।